हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि जो अपनी पूर्व में क्लास हुई उससे आगे स्वर का टॉपिक चल रहा है, जो वर्ण का एक विषय है। उस वर्ण के विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम बात करेंगे तो वो करेंगे जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर ये किसके भेद है भाई? स्वर वर्ण के भेद हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो किसके भेदों की चर्चा चल रही है? स्वर वर्ण के भेदों की बात चल रही है। आज हम बात करते हैं जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। तो सबसे पहले एक शब्द है जिह्वा। ये जिह्वा कैसा शब्द है? तो ये शब्द है तत्सम शब्द। इसी तत्सम का हम बनाते हैं एक शब्द जीभ, और ये जीभ शब्द हो जाएगा इस तत्सम शब्द का तद्भव। अर्थात तत्सम वो शब्द हुआ करते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के हमने ग्रहण कर लिया, अर्थात हिंदी भाषा में आ गए। अर्थात जीवा का मतलब हो गया, यहां स्पष्ट है कि जीवा कहो चाहे क्या कहो, इसको जीव कहो। यहां एक शब्द है सक्रियता। सक्रियता की जब मैं बात करूं तो सक्रिय शब्द का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं इसका एक बार विलोम शब्द बता रहा हूं। अर्थात हो सकता है कि इसका शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में ना आए, तो मैंने इसका विलोम शब्द बता दिया है निष्क्रिय। अब इस शब्द को लिखते ही एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे मन मस्तिष्क में, दिमाग में एक बात आ गई, भली बात थी। वो बात ये आई कि निष्क्रिय अर्थात बम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब निष्क्रिय कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो काम करना बंद कर देता है, कि बम अपना काम करना बंद कर देगा। अब कहता है कि लगातार हम किसी भी काम को करते हैं तो सक्रिय होकर के करते हैं। अर्थात आप अब आज तैयारी करने लगे हैं तो जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे आप तब तक लगातार सक्रिय रहेंगे। अर्थात उसी तरह से हमारी जीभ भी कहता है कि कोई ना कोई कार्य करने के लिए क्या रहती है? सक्रिय रहती है। तो इसी जीभ की सक्रियता के आधार पर आपने स्वर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीभ की सक्रियता या जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 3 भेद होते हैं। अब बात आती है ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो सीधी सी बात है, नंबर 1 पर लिखा हमने अग्र स्वर, नंबर 2 पे लिखा हमने मध्य स्वर, और नंबर 3 पर लिखा हमने पश्च स्वर। तीनों के तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। तत्सम का मैं जिक्र कर चुका कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो तत्सम कहलाते हैं। इसका मतलब अग्र शब्द भी तत्सम है, मध्य भी तत्सम है और पश्च भी तत्सम है। अब बात आती है कि इन्हीं का तद्भव की मैं बात करूं तो अग्र का तद्भव होगा आगे, मध्य का हो जाता है बीच, और पश्च का हो जाता है पीछे। इसका मतलब क्या निकला? किस आधार पे है? जीवा की सक्रियता के आधार पे। लो भाई, ये हमारी जीवा है। इस जीवा के हमने कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए। पहले का नाम है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। इसको हमने नाम दे दिया अग्र, इसको नाम दे दिया मध्य, और इसको नाम दे दिया पश्च। कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, कौन से वर्ण का? स्वर वर्ण का। कि जब स्वर वर्ण के उच्चारण में जीवा का आगे का हिस्सा काम करे, आगे का हिस्सा सक्रिय रहे, तो वो अग्र स्वर कहलाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य या बीच का हिस्सा सक्रिय रहे वो मध्य स्वर कहलाएंगे, और जीवा का पीछे का अर्थात पश्च हिस्सा सक्रिय रहे तो वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, या पश्च स्वर कौन सा है? हमने थोड़ा सा डायग्राम बना करके इस बात को समझने की कोशिश कर ली, और डायग्राम बना करके हमारी समझ में आ भी गया। अब बात आती है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से और पश्च स्वर कौन से हैं। मेरे साथियों, प्यारे साथियों, एक चीज याद रखनी है। मेरे कहने से एक वर्ण याद कर लो, कौन सा?
ए वर्ण, कि जब आप मध्य स्वर को याद कर चुके होंगे, मध्य के अंदर किसको रखना है, बीच के अंदर रखना है ए को। और भाई सीधी सी बात है कि बीच में वो आएगा जहां से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, ए अनार पढ़ते हैं, वो अग्र स्वर में, वो जीवा की सक्रियता के आधार पर कहाँ रखा जाएगा, वो रखा जाएगा मध्य स्वर के बीच में। अग्र स्वर को समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक तो ई, एक दीर्घ ई, एक ए, और एक लिख दिया हमने यहां पे क्या, आई। अब याद कैसे रखना है, बहुत ही सामान्य सा और साधारण बात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आसान तरीके से। आपसे कोई ये कहे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब ए के साथ हम इसको मिलाएंगे अर्थात ई को मिलाएंगे, तो देखो दो भिन्न स्वरों की बात की थी जब हमने संयुक्त स्वरों का निर्माण किया था। अब बात कहता है कि ए जमा ई मिलकर के किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। इसका मतलब ए के साथ आपने ई को बैठाया तो क्या बना, ए बना है। अगली बात करते हैं, ए के साथ जब हमें ए को बैठाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, आई का। इसका मतलब अग्र स्वरों में आपने ई की भी सहायता ले ली, आपने ए की भी सहायता ले ली, ई की सहायता लेकर के देखो इस मध्य स्वर के साथ ई को बैठाया तो क्या बना, ए बना। मतलब ए तो किसमें है, मध्य स्वर में। ए के साथ कौन आ गई, ई आ गई, तो ई किस में रहेगी, अग्र स्वर में। कहता है कि फिर इस ई से क्या बना लिया, ए बना लिया। फिर इस ए के साथ कौन आ गया, आई बन गया। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। अब बात करते हैं पश्च स्वरों की। क्या मध्य स्वर की सहायता नहीं ली अग्र स्वर में, ली है, तो फिर पश्च स्वर में भी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। इसमें आने का काम रहेगा उ ऊ, ओ और औ का। देखो कैसे, अब यहां कैसे क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैंने ये कहा कि जब ए के साथ ऊ को बैठाओगे, देखो यहां मध्य स्वर की सहायता इस पश्च में भी ले रहे हैं, मध्य की सहायता हमने अग्र में भी ली थी। ए के साथ ऊ मिलाओगे तो कौन बनेगा, ओ बनेगा। और इसी ए के साथ आपने ओ को मिला दिया तो फिर कहता है कि क्या बनने वाला है, औ बनने वाला है। इसका मतलब ऊ की भी सहायता ले ली, ओ की सहायता ली, तो ऊ के परिवार में दो हैं, छोटा और बड़ा दोनों पश्च में चले गए, और ओ के परिवार में भी दो हैं, ओ और औ, ये भी किस में आ गए, इसमें आ गए। लेकिन कहता है कि एक बच गई री, और री को भी हम क्या मानेंगे, पश्च स्वर मानेंगे। क्या मानेंगे, पश्च स्वर। इस री का जमेला यदि खत्म करते हैं, कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे होता, देखो एक तो मैंने ये लिख करके आपसे उच्चारण करवाया और एक मैंने इसको लिख करके ऐसे उच्चारण करवाया। देखिए कैसे, इस री को तो मैंने क्या किया है, लेखन का रूप दिया है अर्थात लिखने के आधार पर। इसको मैंने किसका रूप दे दिया है, उच्चारण का, अर्थात इस री को बोलेंगे तो मेरे हिसाब से ये इस तरह का उच्चारण दे रही है। इसको बोलो री, उच्चारण ये हुआ। इसका मतलब इसको तो हमने पढ़ा है कि मूल रूप से क्या है भाई, व्यंजन है, और ये मूल रूप से क्या है, स्वर है। हमें पहचान है क्योंकि री जब हम पढ़ते हैं तो वो स्वरों में काउंट होती है, और इस री को पढ़ते हैं तो व्यंजनों में काउंट होता है। अब बात क्या है, तो बात बिल्कुल साधारण सी है। अगर पेपर में पूछ ले कि लेखन के आधार पर री वर्ण है, तो री क्या है, लेखन के आधार पर स्वर है, और उच्चारण के आधार पर री वर्ण है तो री क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। अब कहता जी स्वर ही क्यों कहा, क्योंकि स्वरों की अपनी स्वयं की मात्राएं होती हैं, और मात्राओं का प्रयोग लेखन के आधार पर हम करते हैं। इसका मतलब है कि री एक लेखन के आधार पर स्वर वर्ण कहलाएगी और उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण कहलाएगी। ये इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी इस री का वर्ण प्रयोग में हम स्वर वर्णों के उदाहरणों में करेंगे, कभी कभी इसका प्रयोग नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से ट्रिक बनेगी कि पश्च स्वर के अंदर पश्च कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो इस 3 का कमाल देख लो कि इन तीनों के अंदर, इन चारों के अंदर ये आकृति बैठी है। ऊ भी इसी तरह लिखा, ये दीर्घ ऊ भी इसी तरह लिखा, ओ भी इसी तरह लिखा, औ भी इसी तरह लगा। इसका मतलब ये 3 नंबर पे आया है तो 3 से ही प्रेम करता है। तो पश्च स्वर कौन सा बन जाएगा कि जिसमें 3 की मात्रा बैठी मिले। ए में भी है लेकिन ए हमने याद कर लिया कि एकमात्र मध्य स्वर है।
इसका मतलब ये 3 की आकृति जब जब जहां जहां दिखाई देगी वो जीवा की सक्रियता के आधार पर क्या बन बैठेगा, पश्च स्वर बन बैठेगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया। इससे पहले भाई 1 मिनट बात करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि लगातार हमारे सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, वो आप लोगों का प्यार है। जब तक आपकी दुआएं साथ रहेंगी तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने भी प्यार कम कर दे उसी दिन हम रुक जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस एचटेट तक जो है मुख्य टॉपिक महत्वपूर्ण क्योंकि इस समय मेरे पास भी नहीं, मेरी भी 1-2 एग्जाम है नेट वगैरह के, तो मैं उसकी भी तैयारी में लगा हुआ हूं। लेकिन कोशिश करता हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, एक ट्रिकी मेथड से आपको दे सकूं। अपनी बुक भी लॉन्च होनी थी, मैंने वो भी रोक दी है हिंदी व्याकरण की, क्योंकि समय की मांग है, समय को फिर आगे आएगा कभी, फिर उसको लॉन्च करेंगे। तो लगातार आप सब्सक्राइब बढ़वाते रहें। आशा करता हूं कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और शेयर करने का जो मेरे प्यारे साथी हैं मैं वो भी देख लूंगा कि कौन कौन प्यारे साथी हैं। आप अपने स्टेटस के ऊपर जो है ये लिंक लगाइए। अरे एक घर में 3 फोन तो होंगे, एंड्रॉइड फोन जो यूट्यूब से चलते हैं, यूट्यूब जिसके अंदर होती है, तो आप उन तीनों घर वालों के फोन को जो है लेकर के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, जो गृहिणी है खाना बनाते समय आप वीडियो को चला करके बैठ जाओ, आने वाले समय में ये काम आने वाली चीजें हैं। और लगातार देखते रहो, सुनने से बोलने से जो चीज याद होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगले की बात करते हैं। अगला हमने लिखा भाई मुख विवर के आधार पर, या फिर मैं ये कह दूं कि मुखाकृति के आधार पर, या फिर मैं कह दूं कि मुख के खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर अगर बात की जाए तो वह सीधी सी बात है कि इसके जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, 4। पहले इस बीमारी को हल कर लेते हैं कि जो मुख विवर क्या है। हालांकि आगे सिस्टम तो पूरा बैठ गया। मुखाकृति मतलब मुख का आकार या मुख की आकृति। मुख के खुलने के आधार पर बात तो इसी शब्द से क्लियर होगी, इन दोनों से इसकी बात क्लियर होगी। लेकिन फिर भी मुख विवर क्या होता है? इस मुख विवर के अंदर हमारे सारे के सारे वाक अवयव है। जीभ भी इसी में है, दांत भी इसी में है, कंठ भी इसी के अंदर आ लिया, तालु भी इसी में है, मुर्दा भी इसी है। इन सभी अंगों को मिलाकर के एक ढांचा तैयार होता है। वो ढांचा क्या है? हमारा मुख विवर है। और इस मुख विवर की जब मैं बात करूं तो इसके आधार पर हमने कितने भेद किए हैं? 4। इन चारों भेदों को कैसे याद करना है देखो भाई। सबसे पहले देखो, जिस तरह से आप बार बार इसको देखोगे सुनोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक लिखने का तरीका बना लो। अगर लिखने जिस तरीके से मैं लिखूंगा उसी तरीके से लिखोगे तो और जल्दी याद होगा। मैंने सबसे पहले लिख दिया है विपरीत, विपरीत के बाद मैंने लिख दिया है समवृत्त। अब समवृत्त के सीधी टच में इसी को लेना है और इसका एक पार्ट लिख दिया अर्ध समवृत्त और अंत में हमने लिख दिया अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत भाई करना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। सुनो मेरी बात। विपरीत समवृत्त, समवृत्त के पास समवृत्त का ही है लेकिन क्या है? अर्ध समवृत्त है। या फिर अब ऐसे याद कर लो, अर्ध और अर्ध दोनों कहां हैं? पीछे हैं। तो समवृत्त के पास समवृत्त वाला रख लो, लास्ट में कौन सा चला गया? फिर दूसरे तरीके से याद कर लो, ये इंजन है तो फिर भाई गार्ड भी इसी वाला है। पर इसका गार्ड वाला कैसा है? एक ट्रेन में इंजन भी रहेगा, गार्ड का डब्बा भी रहेगा, गार्ड का डब्बा पीछे रहेगा। तो जैसा इंजन है वैसा ही गार्ड है। किसी तरीके से भी याद कर लो, बैठा लो, दिमाग में आता है और नेट तक के सिलेबस में आता है। अब बात आती है विपरीत क्या होता है। तो देखो इस शब्द को पकड़ो, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ये वी उपसर्ग लगने से सारा खेल निराला हो जाता है। वी मतलब और उच्च कोटि का, प्रकृष्ट और अच्छा। इसका मतलब वी का मतलब क्या हो गया कि ये आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये गोला है, इस गोले को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसका मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में, कौन से वर्ण के उच्चारण में? स्वर वर्ण के उच्चारण में, क्योंकि स्वर का पार्ट है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में मुखाकृति वृत्त के समान हो जाए या मुख पूरा खुल जाए उसे हम क्या कहेंगे? विवृत कहेंगे। आप भी बोलकर देख लो सुनते सुनते। और मैंने भी उच्चारण कर दिया आ, कि जब मैं आ का उच्चारण करूंगा तो मुख विवर पूरा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अगली बात मैं आगे करूं तो इस आ के बाद देखिए मैंने यहां लिखना एक बार आपको लिख दिया ए आ,
ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये आपके 11 स्वर हैं भाई। इन 11 स्वरों में हमने एक उठा लिया है, कौन सा? आ को उठा लिया है। अब इसके बाद कंटिन्यू शुरू कर दो। देखो इसमें तो मैंने कहा कि मुख विवर पूरा खुल जाए, और इसमें मैं कह रहा हूं कि ना के बराबर खुले, अर्थात जिन वर्ण स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख विवर या मुख ना के बराबर खुले, यहां मैं कह रहा हूं कि जिनके आधा खुले और यहां कहे कि आधा बंद रहे, मतलब ये परिभाषाएं मिलती जुलती हैं, परिभाषाओं के झमेले में हमें नहीं पड़ना। बस याद ये रखना है कि आ रख दिया, इसी सीरीज में चलो ई उ ऊ, ये लो ई उ ऊ। अरे स्वरवर्ण भी तो पढ़े होंगे हमने, स्वरवर्ण पढ़े हैं तो आ के बाद कौन आएगा? देखो पहले ए आता है, वो ए मैंने नहीं लिखा, मैंने ये परिभाषा नहीं, इसने बहुत सरल काम कर दिया। आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा। देखो कैसे, आ लिया, आ के बाद ई उ। क्लियर है यहां तक बात? अब कहता है कि इसके अंदर दो झमेले, एक तो आएगा ए और एक आएगा ओ, और इसमें आएगा आई और इसमें आएगा औ। देखो भाई फिर समझा रहा हूं, यहां ए और ओ, इन चारों की मैं बात करूं तो चारों संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर वो स्वर हुआ करते हैं जो तो भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बन जाते हैं। जैसे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, उसी तरह 4 हिंदी के अंदर स्वर वर्ण भी हैं, ए आई ओ औ। इस ए का निर्माण होता है ए के साथ ई मिलने से, और ए के साथ उ मिलने से क्या बनता है? ओ। तो देखो ई और ई का पार्ट उठाया, इन दोनों के साथ मैंने ए को रखा तो क्या बन गया? ए बन गया। और जब मैं इसी के साथ उ और उ के साथ किसको रखता हूं? ए को रखता हूं तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा भाई? ओ बनेगा। इसका मतलब इनकी सहायता से ही हमने अर्धस्फुरित बना लिए ए और ओ। अब कहता है इसी ए के साथ हमने ए को रखा तो ये क्या बनाएगा? आई, और इसी ए के ओ के साथ हमने ए को रखा तो ये क्या बनाएगा? औ बनाएगा। कुछ भी तो घर से नहीं लाना, यही से हमने किस में रखना है? इसी में रखना है। किसमें? अर्ध विपरीत में रखना है। ठीक है। और एकमात्र अंग्रेजी से आया हुआ स्वरवर्ण वो है औ। कॉलेज, डॉक्टर, हॉस्टल, हॉस्पिटल, सभी में इसे आगत स्वरवर्ण का प्रयोग करते हैं, तो ये भी किसमें आएगा? ए, औ, ए और अ। क्लियर है बात? अब ध्यान से देख लो, एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं। एकमात्र आ किसमें? इंजन में, और इसी आ के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लग गया तो गार्ड के पास चला गया। इस आ का आगे का हिस्सा भी वही है ए। अब कहता है कि ई उ समवृत है, इसी ई के साथ ए का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है? ए। इसी उ के साथ ए को बिठाते हैं तो क्या बनता है? ओ। ये आपकी संधि का विषय है जो आगे चलकर काम आएगा, इसलिए वर्ण का टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है संधि को समझने के लिए। क्लियर हो गई? अब कहता है कि जब ए के साथ ए को बैठाओगे तो क्या बनेगा? आई, और जब ए के साथ ओ को बैठाओगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय